जय हिंद दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 53rd जीएसटी काउंसिल एक लैंडमार्क जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है जिसमें बहुत सारे चेंजेस इन्होंने प्रपोज किए हैं। क्या क्या चेंजेस प्रपोज किए हैं दोस्तों? रिकमेंडेशंस, सबसे पहली बात तो रिकमेंडेशंस है भाई। ये ऐसे मत समझ लेना कि ये कल से इंप्लीमेंट हो रही है, आएगी नोटिफिकेशन आएगी उसके तहत माना जाएगा। कभी सोचो कल से ही चालू, नो। रिकमेंडेशंस ऑफ द 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग, इन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया है आइए देखते हैं। सबसे मेजर जो है मजेदार चीज, वेविंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज फॉर डिमांड नोटिस इशूड। बवाल ये हुआ है मार्केट के अंदर कि भैया जिसकी अभी असेसमेंट चल रही है क्या उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, वो देखेंगे जब नोटिफिकेशन आएगी। लेकिन फिलहाल जो इन्होंने लिखा है वो लिखा है डिमांड नोटिस, जिनके डिमांड ऑर्डर बन गए हैं ना उनको हम ये एमनेस्टी स्कीम दे रहे हैं। ठीक है जी। इशूड अंडर सेक्शन 73, सेक्शन 73 है मतलब आपसे कोई गलती से गलती हुई है, जानबूझ के आपने गलती नहीं करी, आपने फ्रॉड नहीं किया है। दैट इज द केसेस नॉट इन्वॉल्विंग फ्रॉड। आपने कोई फ्रॉड किया है तो भैया आपको हम ये एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट नहीं देंगे। पहला फ्रॉड, पहले चोरी ऊपर से सीना चोरी, अच्छा नहीं चलने देंगे भैया। फ्रॉड, सप्रेशन, विलफुल मिसस्टेटमेंट एक्सेट्रा अगर आपने किया है तो हम ये बेनिफिट आपको नहीं देंगे। इंटरेस्ट और पेनल्टी हम सारी वेव ऑफ कर देंगे। इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज हम सारी वेव ऑफ कर देंगे अगर आपने टैक्स पूरा अपना 31 मार्च 2025 तक जमा कर दिया तो। बहुत अच्छा टाइम दे दिया है आपको। ऑलमोस्ट आज कहाँ खड़े हैं हम, जून में 6 महीने तो हो गए, 6-9 महीने हैं आपके पास सर टैक्स जमा करने के, विदाउट इंटरेस्ट विदाउट पेनल्टी। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। अच्छी चीज है ये, गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा वेलकम स्टेप लाई है। लेकिन प्लीज चेक फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20, ऐसे मेजर जो गलतियां 17-18, 18-19 में हुई थी, 19-20 से तो चीजें ठीक होनी शुरू हो गई थी। लेकिन चलो गवर्नमेंट ने एक स्टेप आगे लेते हुए 19-20 के लिए भी बोल दिया कि भैया 17-18, 18-19, 19-20 का आपका कोई भी डिमांड ऑर्डर इशूड है तो इंटरेस्ट और पेनल्टी छोड़ देना, टैक्स जमा कर देना। 31 मार्च 2025 से पहले पहले जमा कर देना। तो एक वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, वी आर हैप्पी। अब इसी के अंदर इन्होंने क्या किया दोस्तों, क्या होता था सेक्शन 16(4) के अकॉर्डिंग आपको अपना इनपुट एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट, जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न है उससे पहले पहले अपने 3B में इनपुट लेना होता था। लेकिन शुरुआत के सालों में बहुत दिक्कत आई तो कई बार लेट भी हुआ, इनपुट नहीं लिया गया, बहुत बवाल हुआ। तो गवर्नमेंट ने इसको क्लियर किया कि भैया टाइम लिमिट टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट विद रिस्पेक्ट टू एनी इनवॉइस और डेबिट नोट। इनवॉइस और डेबिट नोट के तहत सेक्शन 16(4) के अकॉर्डिंग जो आपका इनपुट बनता था फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 भी है भाई साहब, 4 साल कर दिए यहाँ पे। 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 का अगर आपका इनपुट आपने 3B के अंदर लेट भी क्लेम करा अप टू 30 नवंबर 2021 तो हम आपको वो इनपुट दे देंगे। यानी कि अब इन 4 सालों की असेसमेंट अगर किसी की चल रही है, फ्रॉड वाले केसेस में हो सकता है चल रही हो, ऑडिट्स हो सकते हैं किसी के चल रहे हो, तो भैया प्लीज 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 नोट, आपको 4 साल की असेसमेंट इकट्ठी कराना, 4 साल का 2A का इनपुट इकट्ठा उठाना, 4 साल का 3B का इनपुट इकट्ठा उठाना, 30 नवंबर 2021 तक अगर आपने कोई इनपुट लिया है वो क्लेम कर लेना और उन सबको रिकनसाइल करा के अपनी असेसमेंट करा लेना। इकट्ठी आपकी असेसमेंट हो जाएगी। ये गवर्नमेंट ने अपने लिए कोई लिमिट बनाई है कि भैया आप कमिश्नर अपील्स में अपना केस जीत गए हो तो ट्रिब्यूनल के अंदर गवर्नमेंट आगे आपके केस को लेके जाए या ना लेके जाए, ये उस चीज के लिए रिकमेंड करती है। मॉनिटरी लिमिट गवर्नमेंट कहती है भैया 20 लाख से कम की अपर अपील है तो फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल में मत जाना, 20 लाख से ऊपर है। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, जीएसटी ऑफिसर्स के लिए बाइंडिंग है ये कि 20 लाख से अगर ऊपर की अपील है तभी ट्रिब्यूनल में लेके जाना, अदरवाइज मत लेके जाना। गवर्नमेंट का टाइम और पैसा बर्बाद मत करना। 1 करोड़ फॉर हाई कोर्ट, 2 करोड़ फॉर सुप्रीम कोर्ट। आपके लिए ज्यादा खास वैलिड नहीं है, गवर्नमेंट के लिए वैलिड है। लेकिन आपके लिए वैलिडिटी कब बन जाती है, मान लो आपकी डिमांड है 30 लाख रुपए और मैटर जाना चाहता है हाई कोर्ट, तो गवर्नमेंट आपके केस को आगे फर्दर एस्केलेट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट का जीएसटी ऑफिसर आपके केस को आगे हाई कोर्ट में नहीं लेके जा सकता। आप केस जीत गए, मौज काटो। ठीक है जी। इसके बाद गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन दिया रिडक्शन ऑफ द क्वांटम ऑफ प्री डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर फाइलिंग ऑफ अपील्स।
फाइलिंग ऑफ अपील के अंदर कुछ अमाउंट आपको प्री डिपॉजिट कराना पड़ता है, जिसको आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके कुछ कम भी करा सकते हो, ठीक है। तो वो प्री डिपॉजिट का जो पैसा है वो गवर्नमेंट ने कहा भैया हम कम करेंगे, अभी देखेंगे कितना कम गवर्नमेंट इसको करेगी, वो नोटिफिकेशन के तहत आएगा। गवर्नमेंट ने एक और रिकमेंडेशन दी है इसी काउंसिल ने, जीएसटी रिकमेंडेशन काउंसिल ने, वो क्या दी है, अमेंडिंग प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट टू प्रोवाइड दैट द 3-month पीरियड फॉर फाइलिंग अपील्स इन जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल विल स्टार्ट फ्रॉम ए डेट। अब आपको पता है अभी तक हमारा अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले आपकी अपील लगेगी ज्वाइंट कमिश्नर अपील, फिर कमिश्नर अपील्स, फिर ट्रिब्यूनल। अभी तक ट्रिब्यूनल ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं था, GSAT गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड ही नहीं था, गवर्नमेंट उसको कॉन्स्टिट्यूट करने लग रही है, इन द फेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है वो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भैया ट्रिब्यूनल के अंदर अपील आपकी 3 महीने में फाइल हो जानी चाहिए। अब वो 3 महीने कहाँ से गिनोगे, आप तो लगाने के लिए तैयार बैठो लेकिन ट्रिब्यूनल ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि भैया 3 महीने का पीरियड जो होगा ना वो हम नोटिफाई करेंगे, कब से स्टार्ट होगा। परफेक्ट, ट्रिब्यूनल अभी कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, तो जब हो जाएगा पूरा अच्छे से फंक्शनिंग में आ जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट बताएगी कि इसका 3 महीने का पीरियड यहां से काउंट किया जाएगा। टू ईज द इंटरेस्ट बर्डन ऑफ द टैक्स पेयर्स, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स टू नॉट लेवी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इन केस ऑफ डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न। आपने रिटर्न डिले फाइल करी तो उस पर इंटरेस्ट लगता है कि भैया आपने गवर्नमेंट का पैसा लेट जमा कराया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया अगर आपके कैश लेजर में पैसा पड़ा था, सिर्फ ऑफसेट करना रह गया था और आपकी रिटर्न लेट हो रही थी, तो हम आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे ऑन द अमाउंट विच इज अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में होना चाहिए। इस पे दोस्तों बहुत सारी जजमेंट्स आई हुई है जिसमें यह बोला गया भैया कैश लेजर में पैसा पड़ा है दैट इज इररेलेवेंट, अगर आपने रिटर्न्स में ऑफसेट नहीं किया तो हम तो इंटरेस्ट बनाएंगे। तो उस चीज के लिए इन्होंने बोला है ऑन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेड रिटर्न। क्या इसमें कहीं पे भी पीरियड लिखा है? नहीं, ये आगे तक के लिए वैलिड रहेगा, आजीवन वैलिड रहेगा। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा पड़ा था तो ये आजीवन वैलिड रहेगा। अभी इसके अकॉर्डिंग तो बाकी नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद अपने को अच्छे से पता चलेगा। एंटी प्रॉफिटेरिंग, एंटी प्रॉफिटेरिंग पे दोस्तों हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। एक बात बताइए, पहले था सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज। वैट का इनपुट सर्विस टैक्स में नहीं मिलता था या एक्साइज में नहीं मिलता था, और सर्विस टैक्स का इनपुट वैट में नहीं मिलता था। तो होता क्या था, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स होते थे और प्राइसेस बढ़ जाते थे। गवर्नमेंट जीएसटी लाई, आपको वैट का भी इनपुट मिला, सर्विस टैक्स का भी इनपुट मिला, ठीक है। तो हुआ क्या, जब आपको दोनों का इनपुट मिला तो आइडियली आपकी सेलिंग कॉस्ट, जो आप सेल प्राइस है वो रिड्यूस होना चाहिए। बर्गर, मैकडोनल्ड्स का बर्गर था जो पहले 50 रुपए का आता है, 5 रुपए का इनपुट फालतू मिला, तो गवर्नमेंट ने बोला ये एडिशनल बेनिफिट आपको कस्टमर्स को पास ऑन करना है, आपको बर्गर अब 45 का देना है। लेकिन हम तो शैतान है, हम क्यों सस्ता देंगे, हमने 45 का बेचा ही नहीं, हमने उसको 50 का ही बेचा या 48 का बेचा, 2-3 रुपए कम कर दिया, लेकिन एक्चुअल रिडक्शन नहीं करी। जिसके ऊपर एंटी प्रॉफिटेरिंग एक अथॉरिटी गवर्नमेंट ने बनाई कि भैया तुम लोग चेक करोगे, ऐसा तो किसी ने नहीं किया। अब एक बात बताओ, जीएसटी आए हुए कितने साल हो गए सर? 2017 से आया हुआ, 1 जुलाई 2017। अरे कब तक एंटी प्रॉफिटेरिंग लगाओगे, कहीं भी तो खत्म करोगे भाई। जीएसटी आए हुए 7 साल हो गए, 50 साल बाद तुम 2017 का केस थोड़ी लगाओगे कि उस टाइम पे तुमने जीएसटी का बर्डन कस्टमर को पूरा पास ऑन नहीं किया, जीएसटी का बेनिफिट आपने कस्टमर्स को पास ऑन नहीं किया। तो गवर्नमेंट ने बोला भैया एक काम कर, इस पे सनसेट लगा, इस पे सूर्यास्त कर। और इसकी सूर्यास्त की डेट क्या दी गई, सनसेट क्लॉज फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 फॉर रिसिप्ट ऑफ एनी न्यू एप्लीकेशन। मतलब 1 अप्रैल 2025 तक अगर आप एंटी प्रॉफिटेरिंग से आपका केस नहीं लगा, तो अगर आपने बर्गर 45 का भी बेचा है तो भी आप बच गए, 50 का बेचा है तो भी आप बच गए। तो भगवान से कामना करते हैं, हे भक्त प्रभु हमारा एंटी प्रॉफिटेरिंग में केस ना आए। ठीक है दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं। जीएसटी सर इतने पाप किए हैं, भगवान सुनेगा? भाई कोशिश तो करके देखो, कोशिश करने से तो भगवान मिल जाते हैं, कोशिश तो करके देखो। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स एग्जेम्पशन फ्रॉम कंपनसेशन सेस लेविएबल ऑन द इंपोर्ट्स इन एसईजेड बाय एसईजेड यूनिट फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस। ये कोई नोटिफिकेशन आएगी भैया तभी पता चलेगा। अगर आपको पता हो गवर्नमेंट क्या देने वाली है नोटिफिकेशन तो कमेंट बॉक्स में बता दो भैया। ये कुछ जीएसटी के रेट इन्होंने चेंजेस किए हैं। 12% जीएसटी रेट ऑन, अरे रुक जा भाई, 12% जीएसटी ऑन मिल्क केन्स। कैन में मिल्क आता है ना, स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम की, जैसे वो कोल्ड ड्रिंक वाली बोतलें होती हैं केन्स वाली, है ना। हमारा एडिटर बहुत कोल्ड ड्रिंक पीता है, मानता नहीं है बात। इररिस्पेक्टिव ऑफ यूज, कार्टन, बॉक्सेस एंड केसेस ऑफ बोथ कोरुगेटेड एंड नॉन कोरुगेटेड पेपर और पेपर बोर्ड, सोलर कुकर्स, भाई इन सबके ऊपर जीएसटी का रेट 12% कर दिया है। डुअल एनर्जी सोर्स एंड स्प्रिंकलर्स इंक्लूडिंग फायर वाटर स्प्रिंकलर्स, भाई साहब फायर वाटर के स्प्रिंकलर्स जो है ना, फायर में जो इंस्टॉलेशन होती है वो 12% का रेट आ गया है। थोड़ा सा वेट कर लेना अगर लगवाने की सोच रहे हो तो फायर के स्प्रिंकलर्स। एक मेरा क्लाइंट भी है, मैंने उसको कल गाइड किया था, लेकिन भाई साहब के पास टाइम ही नहीं था, बात ही नहीं हो पाई। फायर के स्प्रिंकलर्स के ऊपर जीएसटी का रेट 12% हो रहा है, मेरे हिसाब से शायद 18% था उस पर। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स एग्जेम्पशन ऑफ सर्टन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज ने जो जो सर्विसेज देनी है, कुछ सर्विसेज को इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया टू कॉमन। मैन एंड ऑल्सो इंट्रा रेलवे सप्लाईज, आपस में रेलवे ने एक दूसरे से कुछ सप्लाई ली तो उसको भी एग्जेम्प्ट करने की बात हो रही है। रिकमेंड सर्टन एग्जेम्पशंस रिलेटेड टू एकोमोडेशन सर्विसेज, रहने सहने का, प्रोवाइडिंग रिलीफ टू स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स। इस पर डिटेल्ड आगे आया हुआ है, वो क्या रूल्स है उसके। रोल आउट द बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, भैया मैंडेटरी हो जाएगा, जीएसटी नंबर लेना है, आधार का अंगूठा तो दिखाना पड़ेगा। आधार के अंगूठे के बिना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये रोल आउट द बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट्स। अभी कौन सी स्टेट में चल रहा है? अभी गुजरात में चल रहा है, ऑलरेडी पायलट रन चल रहा है। धीरे धीरे करके इसको ऑल ओवर इंडिया करने की तैयारी चल रही है। ऑन पैन इंडिया बेसिस इन ए फेज्ड मैनर, पैन इंडिया बेसिस पे इसको स्टार्ट किया जाए इन ए फेज्ड मैनर, ठीक है दोस्तों। आ जाओ जी, अभी ये तो शॉर्ट था, अभी कोई पॉइंट रह गया होगा तो हम कवर करते हैं, ये अपने को ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ लेना। चेंज इन जीएसटी टैक्स रेट्स, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन रेलवे की कौन कौन सी सर्विसेज इन्होंने एग्जेम्प्ट की है। इंडियन रेलवेज टू जनरल पब्लिक, नेमली सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स, प्लेटफॉर्म टिकट्स के ऊपर से जीएसटी हटा दिया है। रिटायरिंग रूम्स, वेटिंग रूम्स, क्लॉक रूम, बैटरी ऑपरेटेड कार, जो ये बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा कार है, एंड ऑल्सो टू एग्जाम द इंट्रा रेलवे ट्रांजेक्शन्स, इन सबको एग्जाम कर दिया गया है। द इशू फॉर पास्ट पीरियड विल बी रेगुलराइज्ड फ्रॉम 20 अक्टूबर 2023 टू द डेट ऑफ इशू ऑफ एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड। एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन आएगी 20 अक्टूबर 2023 से कुछ करने की सोच रहे हैं। लेट्स सी एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में क्या आएगा। टू एग्जाम जीएसटी ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल्स टू इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवे से रिलेटेड है ये। एक पॉइंट अच्छा है यहाँ पे, एक ये देखते हैं हम। टू क्रिएट ए सेपरेट एंट्री इन नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28 जून 2017, क्या अंडर हेडिंग दिस टू एग्जेम्प्ट अकोमोडेशन सर्विसेज, अकोमोडेशन सर्विसेज अपने को एग्जेम्प्ट करनी है। हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन अप टू ₹20,000 पर मंथ पर पर्सन। अगर 20,000 रुपये पर मंथ पर पर्सन को अकोमोडेशन दी जाए, टू द कंडीशन दैट द अकोमोडेशन सर्विस इज सप्लाइड फॉर ए मिनिमम कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 90 डेज। अगर 90 डेज के लिए किसी को रूम दिया जाए और 20,000 रुपये पर मंथ पर पर्सन ही चार्ज किया जाए तो उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड वो 90 दिन के लिए कम से कम रेंट पे ले, यानी कि 60,000 रुपये का मिनिमम रेंट दे, 20,000 × 3। टू एक्सटेंड सिमिलर बेनिफिट फॉर पास्ट केसेस, भैया पास्ट के केसेस को भी बेनिफिट देंगे। अब ये देखते हैं कब से आएगी नोटिफिकेशन, क्योंकि ये है रिकमेंडेशन। को इंश्योरेंस प्रीमियम, दो इंश्योरेंस कंपनीज ने इकट्ठा इंश्योरेंस कर दिया मुकेश अंबानी के घर को, क्योंकि एक कंपनी की हिम्मत नहीं हुई तो दो कंपनियों ने इकट्ठा इंश्योरेंस कर दिया, या एक कंपनी ने पूरा इंश्योरेंस किया, सेकेंडरी कंपनी से उसने अपना इंश्योरेंस करा लिया।
मान लो 5 करोड़ का तो इसने खुद इंश्योरेंस किया, सर मुकेश अंबानी का घर 5 करोड़ का ही है, अरे छोड़ो ना यार, हमको क्या करना है, 5 करोड़ का इसने इंश्योरेंस किया और 2.5 करोड़ का बैकग्राउंड में किसी और कंपनी से अपना रिस्क कवर करने के लिए इंश्योरेंस ले लिया, दैट इज को इंश्योरेंस प्रीमियम अपोर्शन्ड बाय लीड इंश्योरर, लीड इंश्योरेंस जो फर्स्ट इंश्योरर है, टू द को इंश्योरेंस फॉर सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज बाय लीड, लीड ही तो देगा ना सर्विस एक्चुअल कस्टमर को तो, एंड को इंश्योरर टू द इंश्योर्ड ऑन को इंश्योरेंस एग्रीमेंट मे बी डिक्लेयर्ड एज नो सप्लाई, ये दोनों जो इंश्योरेंस करेंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज नो सप्लाई, ठीक है, किस शेड्यूल में डाल दिया उसको, शेड्यूल 3 में एज नो सप्लाई, ठीक है जी, एंड पास्ट केसेस में बी रेगुलराइज्ड ऑन, जहां है वहीं ठीक कर दो भैया, ठीक है, ये भैया इंश्योरेंस ही है। ये हम इंश्योरेंस के ऊपर जरा आने दो, एक डिटेल्ड वीडियो अपने लोग बनाएंगे, इस पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मेजर चीज़ यही है अभी, ठीक है। ये वही आ गया जी, वेवर ऑफ इंटरेस्ट डिटेल्ड आ गया 17-18 से 19-20, 17-18, 19-19, 20 तक का जो भी आपका टैक्स का डिमांड नोटिस बना हुआ है उसको 31 मार्च 25 तक जमा कराओ, ठीक है। हम आपके ऊपर से इंटरेस्ट और पेनल्टी हटा देंगे, इसके लिए एक नया सेक्शन आ रहा है, प्रपोज्ड इंसर्शन ऑफ सेक्शन 128A इन CGST एक्ट, ठीक है जी, अभी बजट में आ जाएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट लिटिगेशन बाय फिक्सिंग मॉनेटरी लिमिट्स फॉर फाइलिंग अपील्स अंडर GST, वही अब ट्रिब्यूनल में 20 लाख, हाई कोर्ट में 1 करोड़, सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़। प्री डिपॉजिट को रिड्यूस करना है, प्री डिपॉजिट फॉर फाइलिंग अपील विद द appellate tribunal has been reduced from 20% with a maximum amount of is 50 करोड़ CGST to 10%, पहले 20% था, ट्रिब्यूनल के अंदर जो जमा कराना था आपको लड़ने से पहले 20% जमा कराना था, उसको 10% कर दिया है, ठीक है जी। ये कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल है, छोड़ दो यार, अपने को क्या करना है, सर एल्कोहल पे तो GST है ही नहीं, आपने बताया था भाई, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, अब ये डिटेल में मुझे भी नहीं पता ये कौन सी दारू है, ठीक है, किसी दारू वाले दोस्त से पूछना पड़ेगा भाई ये कौन सी दारू है, हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, भाई खतरनाक ही वर्ड है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल मतलब क्या है, समझ से बाहर है। चलो, अमेंड द GST लॉ टू एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड रेक्टिफाइड स्पिरिट, आत्मा, आत्मा नहीं है, दारू है, स्पिरिट, ठीक है, फ्रॉम द स्कोप ऑफ GST, वो सिर्फ क्लैरिफिकेटरी आ रही है, मुझे तो लग रहा है कि भैया एल्कोहलिक लीकर को हम GST से बाहर रख रहे हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रल ही क्यों ना हो वो, ठीक है, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा शायद नींबू पानी, नींबू या क्या डाल सकते हैं भाई, अंगूर का रस, तो उसको बाहर रखा हुआ है। रिडक्शन इन रेट ऑफ TCS टू बी कलेक्टेड बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स फॉर सप्लाइड मेज थ्रू देम, ओहो क्या बात है, ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो TDS आपका कम कटेगा, रिफंड भी कम लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन नेट टैक्सेबल सप्लाईज अंडर सेक्शन 52, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने रिकमेंड किया है रिड्यूस द TCS रेट फ्रॉम प्रेजेंट 1% से 0.5%, मतलब अभी 1% कटता था TCS, अब 0.5%, यानी कि CGST SGST पहले 0.5 था, अब वो 0.25 एंड 0.25 हो जाएगा, डन, टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन, ठीक है जी। टाइम फॉर फाइलिंग अपील्स इन GST अपीलेट ट्रिब्यूनल 3 मंथ्स का टाइम पीरियड, हम बताएंगे किस दिन से स्टार्ट होगा। सेक्शन 16(4) के अंदर उन्होंने बता दिया है जी, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 4 साल का, अगर आपने इनपुट लेट भी लिया है टिल 30 नवंबर 2021 भी लिया है और ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आ रहा है, सर ठीक ही तो है, क्यों मजे ले रहे हो, रेट्रोस्पेक्टिव ही तो आएगा, बताओ, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा, पिछले सालों में अमेंडमेंट थोड़ी कर पाएगी गवर्नमेंट, अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ही तो कर पाएगी ना, परफेक्ट। हैज बीन रिकमेंडेड बाय द काउंसिल, भाई साहब पढ़ लेना, रिकमेंडेड बाय काउंसिल हर जगह लिख रखा है, ये मत मान लेना कल से एप्लीकेबल हो गया, ठीक है, रिकमेंडेड बाय काउंसिल है। काउंसिल ने रिकमेंड किया है रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन सेक्शन 16(4) टू बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई टू कंडीशनली रिलैक्स द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16(4)
इन केसेस वेयर रिटर्न फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपका कैंसिलेशन हो गया है till the date of revocation of cancellation of registration are filed by the registered person within 30 days of the revocation से related कोई change है, let's see क्या आता है उसके अंदर। वैसे इतना पुराना revocation क्या ही होगा। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन जीएसटी 4 कंपोजिशन स्कीम के लिए आया है जी, अमेंडमेंट इन क्लॉज दिस रूल 62 के, एक्सटेंड द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 4 फ्रॉम 30th अप्रैल टू 30th जून फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है कंपोजिशन स्कीम वालों को, जिसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल होती थी, उसकी लास्ट डेट इन्होंने अब 30 जून कर दिया। दिस विल अप्लाई फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड, यानी कि 31 मार्च 24 के लिए नहीं है, 31 मार्च 25 से स्टार्ट होगा। डन है, आगे बढ़ते हैं जी। रूल 88B को इन्होंने अमेंड किया है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50, वही डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स था, तो आपका इंटरेस्ट अगर कैश लेजर में पैसा पड़ा है तो हम इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। इंसर्शन ऑफ सेक्शन 16 इन सीजीएसटी एक्ट फॉर ग्रांटिंग पावर नॉट टू रिकवर ड्यूटीज नॉट लेविड और शॉर्ट लेविड एज ए रिजल्ट ऑफ जनरल प्रैक्टिस। पावर नॉट टू रिकवर ड्यूटीज, भाई साहब बख्श देंगे अगर कोई ट्रेड की प्रैक्टिस गलत चल पड़ी थी। ये अच्छा सेक्शन है, सेक्शन 16 इज ए वेलकम सेक्शन। अगर कोई ट्रेड कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है और उस पर गलती से रेट 5% लग गया और पूरी इंडस्ट्री 5% फॉलो कर रही है, या कोई और चीज गलत फॉलो हो रही है, तो भैया वो कह रहे हैं ड्यूटी मत लो, छोड़ दो, आगे से ये रेगुलर अपना ठीक से जमा कराएंगे। रिकमेंडेड इंसर्टिंग ए न्यू सेक्शन 16 इन सीजीएसटी एक्ट टू गिव पावर्स टू द गवर्नमेंट on the recommendations of the council to allow regularization of non-levy or short levy of GST where वो tax was being paid, short paid or not paid due to common trade practices। common trade practices गलत हो गई थी, वही follow हो गई। Okay, refund of additional integrated tax paid on account of upward revision in price of the goods subsequent to export। एक्सपोर्ट किया आपने 100 रुपए का, बाद में पता चला यार ये तो 110 रुपए का था, अब क्या करोगे? 10 रुपए का बिल तो कर दिया। अब आपको पता ही है एक्सपोर्ट्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, दो तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब आपको रिफंड लेते हुए बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अगर आपको गवर्नमेंट से रिफंड लेना है ना, तो गवर्नमेंट कहती थी आपने तो 100 रुपए का माल बेचा है, 10 रुपए का एडिशनल इनवॉइस अगर आप दिखाते भी थे तो वो नहीं मानते थे, ऑफिसर्स परेशान करते थे। जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है टू प्रिस्क्राइब ए मैकेनिज्म बनाएंगे फॉर क्लेमिंग रिफंड ऑफ एडिशनल आईजीएसटी। भाई आपको 10 रुपए का जो एक एडिशनल इनवॉइस किया उसका भी तो रिफंड मिलना चाहिए ना, ऑन अकाउंट ऑफ अपवर्ड रिवीजन इन प्राइस ऑफ द गुड सब्सिक्वेंट टू देयर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट होने के बाद अगर आपका प्राइस बढ़ गया है तो उससे रिलेटेड जो भी रिफंड है उसका एक मैकेनिज्म बनाएंगे। इट विल फैसिलिटेट ए लार्ज नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स, ठीक है, फॉर क्लेमिंग सच एडिशनल आईजीएसटी। Import of services by a related persons where recipient is eligible to full input tax credit। वैल्यूएशन कैसे होगी सप्लाई की? अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस ले रहे हो फ्रॉम योर रिलेटिव पर्सन, रिलेटिव, और जबकि मुझे तो पूरा जीएसटी का इनपुट मिलना है। अब एक बात बताओ, मुझे पूरा जीएसटी का इनपुट मिलना है, मैंने अपने किसी रिलेटिव से कोई सर्विस ली, बिजनेस के लिए ली मान लीजिए, ठीक है, रूल 28 है मेरे ख्याल से, हाँ परफेक्ट, रूल 28 के हिसाब से मुझे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है सर्विस की, और उस पर जीएसटी पहले जमा कराना, रिवर्स चार्ज, और फिर उसका इनपुट ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चेंज किया इन्होंने? द काउंसिल रिकमेंडेड टू क्लैरिफाई दैट इन केस द फॉरेन एफिलिएट इज प्रोवाइडिंग सर्टन सर्विसेज टू द रिलेटेड डोमेस्टिक एंटिटी, फॉरेन ने रिलेटेड डोमेस्टिक एंटिटी को कोई सर्विस दी, for which full input tax credit is available to the said domestic entity, obviously उसको input मिलेगा। The value of such supply of services declared in the invoice, value of such supply of services declared in the invoice by the said related domestic entity may be deemed as open market value। भैया जो तुम डिक्लेयर करोगे ना हम वही मान लेंगे, हम कोई 3-5 नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तुम्हें परेशान, ठीक है। In terms of proviso to this, further in cases where full input tax credit is available to the recipient, if the invoice is not issued by the related domestic entity with respect to any services provided by the foreign affiliate। सर ये क्या हो रहा है? इनवॉइस तो फॉरेन एफिलिएट करेगा ना हमें, सर्विस तो हमने ली है। अरे भैया रिवर्स चार्ज में मैंडेटरी है ना, आपको इनवॉइस अपने ऊपर सेल्फ रेज करना है, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। इनवॉइस इज नॉट इशूड बाय द रिलेटेड डोमेस्टिक एंटिटी, हमने डोमेस्टिक एंटिटी ने सेल्फ इनवॉइस नहीं भी बनाया,
द वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज में बी डीम्ड टू बी डिक्लेयर्ड एज नील, उसको नील भी मान लेंगे, एंड में बी डीम्ड एज ओपन मार्केट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेकंड प्रोविजो। अगर खुद इनवॉइस बना दिया तो बहुत बढ़िया है, खुद इनवॉइस नहीं बनाया तो जो मार्केट वैल्यू है रूल 28 के अकॉर्डिंग हम वो मान लेंगे। डक्ट्स एंड मेन हॉल्स के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, किसके लिए? फाइबर के लिए। इंटरनेट की दुनिया है भैया, ऑप्टिकल फाइबर केबल डाल रहे हो, डक्ट मेन होल बना रहे हो। अब एक बात बताओ, उसको सेक्शन 17 के अंदर रिस्ट्रिक्ट किया गया था, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इनपुट हम आपको नहीं देंगे, उसको क्लैरिफिकेटरी डाला है यहाँ पे। क्लैरिफिकेटरी नहीं बल्कि एक वेलकम चेंज है कि अगर आप फाइबर डालने के लिए डक्ट मेन होल बना रहे हो जिसमें आपका सीमेंट, रेत, रोड़ी, बजरी, बदरपुर, सरिया सब कुछ यूज हो रहा है, तो आपको उसका इनपुट हम दे देंगे। The council recommended to clarify that input tax rate is not restricted, मतलब हम दे देंगे in respect to ducts and manhole used in network of optical fiber under clause this section 17 के according। बढ़िया चेंज है जी। अगला पॉइंट, क्लैरिफिकेशन ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल फॉर कस्टोडियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। Place of supply of custodial services supplied by Indian banks to foreign portfolio investors is determined by section 13। ठीक है, डन है, इतना बहुत ज़्यादा। Corporate guarantee provided between related persons after insertion of rule 28(2)। Corporate guarantee से रिलेटेड एक और ये वेलकम चेंज आ रहा है, सर्कुलर इशू होगा to clarify various issues, valuation of services of providing corporate guarantee between related parties। ठीक है, कॉर्पोरेट गारंटी दे देती है एक कंपनी, अपनी ही सिस्टर कंसर्न की गारंटी दे देती है, ठीक है ना, ये उससे रिलेटेड है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16(4) इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस इशूड बाय द रिसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। The council recommended to clarify that in cases of supplies received from unregistered suppliers, याद है सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग था कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अगर आप कुछ भी सामान खरीद रहे हो तो पहले जीएसटी जमा कराओ फिर इनपुट लो। ये 13 अक्टूबर 2017 तक एप्लीकेबल हुआ था, उसके बाद हटा दिया गया था, रोक दिया गया था। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। Supplies received from unregistered supplier where tax has to be paid by the recipient under reverse charge mechanism and invoice is to be issued by the recipient only, क्योंकि सामने वाला बंदा तो इनवॉइस इशू ही नहीं कर रहा। The relevant financial year for calculation of time limit for availment of input tax credit under the provisions of this is the financial year in which invoice has been issued। हाँ, ये क्यों कहा इन्होंने, बताओ सर, क्या प्रॉब्लम थी इनको ये बोलने की, क्या जरूरत थी? भाई अभी अभी आपने 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 के इनपुट के लिए लास्ट डेट दी है 30 नवंबर 2021। तो गवर्नमेंट कह रही है भैया अगर ये 9(4) का आपने इनपुट लेना था तो ये आपको उसी टाइम लेना था, इसका इनपुट आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में लेना था। ठीक है जी। ठीक है, ये तो बेसिक से पॉइंट है, क्लैरिफिकेशंस आएंगी। Clarification on mechanism for providing evidence by the suppliers for compliance of section this post sale discount के बारे में ये बात कर रहा है। To the effect that input tax credit has been reversed, ठीक है, वो तो करना ही पड़ता है। Annuity payments, spectrum, ओ भाई spectrum आ गया भाई, कोई fraud तो नहीं है। Clarification at time of supply in respect of allotment of spectrum to telecom companies in cases where payment of license fees and spectrum usage is to be made in installments, ठीक है। Time of supply के बारे में कोई clarification आएगी। Supply of goods supplied to unregistered person where delivery address is different from the billing address। ओहो, बिल टू शिप टू के ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन आएगी दोस्तों, ठीक है। वेरियस इश्यूज पर्टेनिंग टू स्पेशल प्रोसीजर फॉर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्पेसिफाइड कमोडिटीज। पान मसाला टोबैको के ऊपर बहुत बातें हो रही है, मशीन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम लगाने की बात हो रही है। रेट्रोस्पेक्टिवली ट्रांजिशनल क्रेडिट के बारे में बात हो रही है, छोड़ दो यार, ट्रांजिशनल क्रेडिट खत्म हो। ये बहुत अच्छा पॉइंट है भैया। जीएसटीआर 1, 2, 3 स्टार्टिंग में 3 रिटर्न बताई गई थी और एक एनुअल रिटर्न थी, तो टोटल साल की 37 रिटर्न थी। तो लोगों ने बहुत चिल्पो मचाई कि भैया सरकार तो मार देगी एक आम आदमी को, 37 रिटर्न है एक साल की। तो उसको जरूरी तो था दोस्तों, वो आप लोगों ने मतलब इतना ह्यू एंड क्राई मचाया कि गवर्नमेंट को एक्शन लेके उसको स्टॉप करना पड़ा। वो क्यों जरूरी था आप ये समझो पहले। जीएसटीआर 1 में राम ने शाम को सेल डाली 100 रुपये, 18 रुपये जीएसटी।
वन में डाला ये। अब गलती से राम अपने GSTR 1 में ये सेल दिखाना भूल गया। अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर राम भूल गया तो जो रिसीवर ऑफ गुड्स है, जो परचेजर है, उसके पास कोई राइट ही नहीं है वो कुछ कर सके। वो बार बार बेचारे राम से रिक्वेस्ट करता रहेगा, प्रभु जी हमारा इनपुट दे दो, प्रभु जी हमारा इनपुट दे दो। वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पैसे रोक सकता है लेकिन इनपुट नहीं ला सकता। अब GSTR 1A आती है, 2 थी, इसका नाम 2 था लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया। नामकरण इंडिया में बहुत हो रहा है, ठीक है, इसका नाम कर दिया GSTR 1A। अब श्याम के पास भी पावर है उसके अंदर राम को बताने का, भैया तूने अपने 1 में मेरी सेल नहीं दिखाई है, और वो बाय डिफॉल्ट उसके 3B में भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका टैक्स जमा हो जाएगा, इसका इनपुट खड़ा रहेगा। तो भैया 37 रिटर्न वापस आ गई, वेलकम बैक, ठीक है, नाम चेंज हो गया, बस अब तुम शोर नहीं मचाओगे, ठीक है। अब दोबारा पढ़ो इसको, क्या लिखा गवर्नमेंट ने, काउंसिल रिकमेंडेड प्रोवाइडिंग ए न्यू ऑप्शनल फैसिलिटी, इट्स नॉट अ मैंडेटरी फैसिलिटी, इट्स एन ऑप्शनल फैसिलिटी, by way of form GSTR 2A to facilitate the taxpayers to amend the details in form GSTR 1 for a tax period and to declare additional details if any before filing of return in 3B for the said tax period. This will facilitate taxpayer to add any particulars of supply of the current tax period missed out in reporting in GSTR 1 of the said tax period, or to amend any particulars already declared in form GSTR 1 of the current tax period। 100 रुपए का बिल था, गलती से सप्लायर ने 50 का डाल दिया तो मैं उसको 100 का करा सकता हूँ, including those declared in IIF for the first and second months of a quarter, for the first and second months of a quarter, if any for quarterly tax period, to ensure that current liability is auto populated in form 3B। आ गई है भैया, वेलकम बैक। GSTR 2 की जगह नाम बने कर दिया। फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 बी एग्जेम्प्टेड फॉर टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अप टू 2 करोड़। ये तो ठीक है यार, क्लैरिफिकेटरी है, ये तो पहले से ही डिसाइडेड था कि 2 करोड़ से कम का अगर आपका टर्नओवर है तो आपको एनुअल रिटर्न नहीं डालनी। सेक्शन 122 1B के अकॉर्डिंग रेट्रोस्पेक्टिवली 1 अक्टूबर 2023 से क्लैरिफिकेशन दी गई है दैट द सेड प्रोविजन एप्लीकेबल ओनली फॉर दूज ई कॉमर्स ऑपरेटर हु आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स। कोई पेनल्टी थी, बस वो उन ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है जिनको टैक्स कलेक्ट करना है, जिनको टैक्स कलेक्ट ही नहीं करना उनके लिए नहीं है। प्री डिपॉजिट के लिए कुछ बताएंगे, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं जी। सेक्शन 73-74 डिमांड वाला दोबारा इन्होंने बता दिया है, डिटेल्ड वाला, डिटेल्ड में कि क्या है, ठीक है। सनसेट क्लॉज एंटी प्रॉफिटेरिंग कवर हो गया है। सेक्शन 16 एक का इन्होंने ये और पॉइंट डाला है अभी, अमेंडमेंट इन सेक्शन 16। अबे रुक जा यार, बच्चे की जान लेगा। सेक्शन 54 टू प्रोवाइड रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स which are subject to export duty is restricted irrespective of the SEZ डेवलपर को भी अगर आप सेलिंग कर रहे हो, ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लग भी रही है तो भी आपको रिफंड मिलेगा अपने इनपुट्स का। टू कर्टेल रिफंड ऑफ IGST इन केसेस वेयर एक्सपोर्ट ड्यूटी इज पेबल, मतलब जिन गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है गवर्नमेंट उनको मोटिवेट नहीं करना चाहती तो उनके केस में आपकी रिफंड वाली जो अमाउंट है वो रिड्यूस या कर्टेल किया जाएगा। विच आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी इज रिस्ट्रिक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द गुड्स आर एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। आपने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अगर एक्सपोर्ट कर भी दिया है, ठीक है, और विद पेमेंट ऑफ टैक्स कर भी दिया है, सच रिस्ट्रिक्शन शुड ऑल्सो भी एप्लीकेबल इफ सच गुड्स आर सप्लाई टू SEZ को भी अगर आप बेच रहे हो तो भी ये एप्लीकेबल होगा। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर B2C अभी 2.5 लाख रुपए है, जो सेपरेट रिपोर्टिंग जाती है GSTR 1 में, उसको रिड्यूस करके 1 लाख कर रहे हैं कि भैया 1 लाख से ऊपर है तो सेपरेट रिपोर्टिंग जाएगी, मतलब अब बिल ज़्यादा जाएंगे B2C में। डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 51 इज टू बी फाइल्ड एवरी मंथ रिस्पेक्टिव ऑफ, ठीक है। GST जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स करना होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, ठीक है, नहीं वो तो 52 में होता है। सेक्शन 51 गवर्नमेंट डिडक्टर के लिए। गवर्नमेंट डिडक्टर्स को अगर किसी पर्टिकुलर महीने किसी का TDS नहीं भी काटा तो भी नील की रिटर्न डालनी पड़ेगी। पहले क्या हो रहा था, वो डाल नहीं रहे थे। इज टू बी फाइल्ड एवरी मंथ वेदर एनी टैक्सेस हैव बीन डिडक्टेड ड्यूरिंग द सेड मंथ और नोट।
इट हैज़ बीन रिकमेंडेड दैट नो लेट फीस मे बी पेबल फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ निल फॉर्म। अगर आप आज पुरानी GSTR 7 भर रहे हो TDS वाली रिटर्न गवर्नमेंट डिडक्टर्स के लिए, तो भी हम कोई लेट फीस नहीं लगाएंगे। इनवॉइस वाइज डिटेल्स में भी रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन द सेट फॉर्म GSTR 7। GSTR 7 के अंदर इनवॉइस वाइज डिटेल डालनी पड़ेगी। डिटेल्स हैव बीन प्रेजेंटेड इन दिस रिलीज कंटेनिंग मेजर आइटम ऑफ डिसीजंस, दीज हैव बीन प्रेजेंटेड। आई होप सो दोस्तों कि आपको ये GST रिकमेंडेशन काउंसिल की जो मीटिंग हुई है GST काउंसिल की, उसमें जो रिकमेंडेशन है ये अच्छे से समझ आई होगी। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सब GST से रिलेटेड अपडेटेड रहें। जय हिंद दोस्तों। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.